नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं 5 की बात। गाजा पट्टी पर इजरायली हमला हर रोज भयावह होता जा रहा है। वहां 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा पट्टी का बड़ा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। खाने पीने से लेकर दवाओं तक का संकट बना हुआ है। इन सब के बीच इजरायली फौज पर एक और गंभीर आरोप लगा है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इजरायल ने राहत सामग्री के लिए जुटे लोगों पर फायरिंग की है। ये लोग खाद्य सामग्री लेकर ट्रकों के सामने कतार बना रहे थे। ये हमला गाजा शहर के पश्चिम में अल नबूसी गोल चक्कर के पास हुआ है। इस फायरिंग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 280 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। हालांकि इजरायली अधिकारियों का दावा है कि ये मौतें भगदड़ में हुई हैं। हैरानी की बात तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस हमले की निंदा प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं बन सकी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाजा युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस बुरी तरह से फंसी हुई है। इस पूरे युद्ध की शुरुआत में हमास खलनायक था। हमला उसने किया और बहुत बेरहमी से लोगों को मारा, लेकिन उसके बाद इजरायली सेना लगातार बर्बरता की हदें पार करती दिख रही है। देखते देखते ये अंतर्राष्ट्रीय संकट बन रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वादा किया था कि शनिवार इतवार तक गाजा में एक स्थायी युद्ध विराम की सूरत बन सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी सूरत बनती दिखाई नहीं दे रही। इस हमले में के बाद से युद्ध विराम की संभावना और कम हो चुकी है। इसके पहले भी अमेरिका युद्ध विराम के सारे प्रस्तावों को वीटो करता रहा है, जबकि इस युद्ध के छींटे जॉर्डन, सीरिया, यमन, ईरान तक आ रहे हैं। हुती बागी लाल सागर में जहाजों की आवाजाही रोक रहे हैं और अमेरिका यूरोप जवाबी हमले कर रहे हैं। इन स्थितियों में अमन की सूरत कैसे बनेगी? ये जंग कहां जाकर रुकेगा? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त सभी को चाहिए। और डॉक्टर खिवराज जहांगीर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जहांगीर हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो ये कि जो आज हमला हुआ है उससे जो सीज फायर की कोशिशें लगातार हो रही हैं अलग अलग स्तरों पर बातचीत के जरिए, उसको कितना बड़ा धक्का लगेगा? जी नमस्कार। देखिए, जो हमला तो उसे नहीं कह सकते। जो जो चीज हुई, और आपने जिक्र किया था कि इजराइल के हिसाब से वो भगदड़ थी। इजराइल के ही जर्नलिस्ट नहीं, और कई जर्नलिस्ट ने ये जरूर कहा है कि जो 100 मौतें हुई हैं उसमें ज्यादातर मौतें एक भगदड़ के अंदर लोग एक दूसरे के नीचे दब के मारे गए, और फिर एक भीड़ ने इजरायली आर्मी की छोटी सी बटालियन को घेरना चाहा, और फिर इजराइल की आर्मी ने अपने डिफेंस में उनके पाँव में गोली मारी। काफी लोग उसमें भी घायल हुए। पर इससे इस बात का बिल्कुल इल्म कम नहीं होता कि इस सारी त्रासदी के पीछे जी। इजराइल की किसी रणनीति का ना होना है। इजराइल की आर्मी ने पिछले 1 महीने से अपने राजनेताओं से कह रखा है कि आप गाजा में, खासकर उत्तरी गाजा में, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ एक राजनीतिक समझौता करिए कि वो सिविल और एड का कार्यक्रम करे। इसराइल के राजनेता फिलिस्तीनियन अथॉरिटी से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखना चाहते। तो वो अपनी आर्मी को न केवल वहां लड़ने के लिए कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आप फिर उनके खाने पीने का सामान भी बांटिए, जो कि आर्मी करने में कतई तैयार नहीं और ना वो कर सकते हैं। क्योंकि उस भीड़ को कंट्रोल करना, उस भीड़ के अंदर कौन से लोग हमास के हो सकते हैं, कौन से लोग नहीं हो सकते हैं, किसी भी खतरे के चलते वो फायरिंग कर सकते हैं। और यही हुआ कि 100, 200, 500 की भीड़ में से कुछ लोग जब आर्मी की तरफ मुड़े तो आर्मी वालों के लिए ये पहचानना बड़ा मुश्किल था कि अब ये लोग भूखे सामग्री लेने के लिए आए हुए लोग हैं या ये उनको घेर भी सकते हैं। जी। तो इसराइल की आर्मी अपने बहुत बड़े बड़े पेचीदगी में फंसी है, और इसका जाहिरन तौर पे सबसे बड़ा ठीकरा जो है वो इसराइल के राजनेताओं पे पर फूटता डॉक्टर है। जहांगीर, जो हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं इस एक वारदात की, तो ऐसे माहौल में जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले या कुछ घंटों पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने भी किया कि ज्यादा दूर नहीं है, एक स्थायी सीज फायर पर बात बन सकती है, वो वक्त अब आ चुका है। क्या
आप भी उतने ही ऑप्टिमिस्टिक हैं इस तरह की जब खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं तो? देखिए, बाइडेन साहब बहुत बड़े उत्सुक हैं, और मेरे ख्याल से ये बात पिछले एक सप्ताह से बन रही है। बाइडेन हम्म। ने जो दिन बताया था वो सोमवार बताया था। इसराइल के अंदर जहां मैं हूं इन दिनों, इस बात का बड़ा अचंभा हुआ था कि बाइडेन ने इसराइल के पहले इस बात की घोषणा कर दी कि सोमवार तक एक समझौते की उम्मीद है। पर चूंकि ये काम सीआईए इजिप्ट और कतर के साथ मिलकर कर रहा है, तो बाइडेन के लिए ये कहना बड़ा मतलब मानने वाला है कि सोमवार तक बातचीत होगी। अब इस हादसे के बाद क्या वो बातचीत हमास तोड़ेगा? क्योंकि अभी जो समझौते की जो सबसे बड़ी पेचीदगी है वो हमास के हाथ में है। हम्म। हमास अपनी मांगों में कितनी तब्दीली करता है, वो कितनी नरमी बरतता है, उससे तय होगा। और इसराइल के जो राजनेता हैं वो बोल तो बड़े बोल रहे हैं कि नहीं, हम कोई समझौते पे किसी भी एक समझौते पर राजी नहीं होंगे, हमारी शर्तें मानी जानी चाहिए। पर इसराइल के ऊपर अमेरिका का बहुत बड़ा दबाव है कि वो अपनी बातों को एक हद तक समझौते की तरफ ले जाएं। और इसराइल के राजनेताओं पर बंदियों के परिवार वालों का बहुत बड़ा दबाव है। कल से परिवार के लोग, जिन बंदियों को अभी गाजा से छुड़ाना बाकी है, वो लोग एक पैदल यात्रा पे हैं गाजा पट्टी से लेके जेरूसलम तक। परसों तक हम्म। वो, सोमवार को वो जेरूसलम पहुंचेंगे। तो जो एक जन आक्रोश है नेतन्याहू के खिलाफ कि जी। आप किसी भी शर्त पे बंदियों को छुड़ाने के लिए समझौता करिए, मेरे ख्याल से नेतन्याहू के लिए दोनों बातें बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा करेंगी। पर तो मुझे उम्मीद पर है कि अब इजराइल समझौते से इनकार नहीं कर पाएगा। डॉक्टर जहांगीर, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? हमास आ, इसराइल के जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहता है। इसराइल गाजा में हमास को सत्ता से हटाने से कम कुछ नहीं चाहता है। तो ऐसे में बीच का रास्ता इस वक्त क्या निकलता दिख रहा है? देखिए, ये मायूसी तो पिछले 2 महीने से है। पिछले 2 महीने से एक बंदी तक नहीं छुड़ा पाया इसराइल। और मेरे ख्याल से अब इसराइल चूंकि लड़के तो अपने बंदियों को छुड़ाने में नाकाम हो चुका है, तो इसराइल के लिए अब मिलिट्री के चलते इस लड़ाई को जारी रखना तो मुश्किल ही होगा। हम्म। उन बंदियों को अब इसराइल की आर्मी लड़के तो नहीं छुड़ा सकती। दूसरा, अमेरिका का जो नेतन्याहू पे दबाव है वो बहुत बड़ा हुआ है। और तीसरा, जो जन आक्रोश है वो इसराइल को मजबूर करेगा कि वो अब समझौता करे। हमास किस मजबूरी के तहत ये समझौता करेगा वो समझने वाली बात है। हमास इस बात की कतई परवाह नहीं करता कि गाजा में लोग भूखमरी में जी रहे हैं। हम्म। हमास ये जरूर चाहेगा कि उनके कुछ बंदी छोड़े जाए। और इसराइल का ये कहना है कि वो बंदी छोड़े जरूर जाएंगे, पर फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा, वो गाजा में नहीं रह सकते। तो मेरे ख्याल से ये आखिरी पेच है। पर जितनी कार्रवाई इसराइल की मिलिट्री ने गाजा में करी है उसके चलते अब हमास के पास रास्ता और दूसरा बचा नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि हमास के ऊपर अब पूरा दबाव कतर और इजिप्ट का है, और हम्म। उन दोनों के दबाव के चलते हमास भी समझौता करेगा। जी। अब ऐसे में आप जो पोजीशनिंग या फिर जो एक तरह से ऑप्टिमिज्म राष्ट्रपति बाइडेन दिखा रहे हैं, क्या वो मिशिगन प्राइमरी चुनाव से भी जुड़ता है जहां पर मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है? तो एक तरह से अमेरिका भी सेफ खेल रहा है इस तरह की बातें कहकर? कि अमेरिका की मुश्किल वाकई है। जो चुनाव होने वाले हैं उनमें बाइडेन साहब को जरूर इस बात का धक्का लगेगा कि उन्होंने गाजा और इसराइल के बीच में किसकी तरफदारी करी। हम्म। पिछले 2 सप्ताह से उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें उन्होंने इसराइल के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कुछ इसराइल के सेटलर्स को सैंक्शन किया है। उन्होंने सेटलमेंट्स को फिर से इलीगल कहा है, जबकि ट्रम्प के दौरान पोम्पियो जो फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे उन्होंने कहा था कि नहीं, सेटलमेंट मतलब जरूरी तौर पे गैर कानूनी नहीं है। तो दो चीजें उन्होंने साफ कर दी है कि इसराइल अगर अमेरिका का सपोर्ट चाहेगा तो उनको ये बातें करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से अब इसराइल के पास ये नहीं हैसियत बची है कि वो जो बाइडेन की जरूरत को दरकिनार करे। ये बात सही है कि जो बाइडेन को अपने चुनावों में इस बात का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इस समझौते को लेके पिछले एक महीने से बहुत मेहनत अमेरिका के लोग कर रहे हैं। उतनी मेहनत इसराइल के लोग नहीं कर रहे हैं समझौते के लिए। इनफैक्ट इसराइल के अंदर बातचीत ये चल रही है कि इन दिनों इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के पास कोई विजन बचा नहीं है।
न बंदियों को हम्म। छुड़ाने का, न गाजा पट्टी में होने वाले युद्ध का। इजरायलियों का भरोसा जो बाइडेन पे ज्यादा है, कि हम्म। जो बाइडेन जो कह रहे हैं उससे हो सकता है उनके बंदी छूट जाएं। तो मेरे ख्याल से जो बाइडेन ठीक ठाक अगर इस बात को निकाल पाए तो वो शायद अपनी साख बचा ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इन स्थितियों में अमन की सूरत कैसे बनेगी, इस पर ही सबकी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए डॉक्टर जहांगीर। और ये जंग कहां जाकर रुकेगा, इस पर सभी की नजरें, दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दूसरी खबरों पर नजर। और अब एक ऐसी खबर जो आपसे, आपके परिवार से जुड़ी हुई है। दुनिया में मोटापे के शिकार लोगों की आबादी 1 अरब से ज्यादा हो गई है। इसमें बच्चे से लेकर वयस्क तक शामिल है। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक भारत में भी बच्चों से लेकर बड़े तक मोटापे की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। बढ़ता मोटापा है तो बढ़ती फिक्र भी। 1 अरब से ज्यादा लोग मोटे हैं। इस स्टडी के मुताबिक इसमें 43% अडल्ट जो हैं वो सामान्य से ज्यादा वजन वाले हैं और हर 8वां शख्स मोटापे का शिकार है। साल 1990 के मुकाबले साल 2022 में संख्या दुगनी हो गई है। बच्चों में चौगुना है बड़ा है मोटापे का मामला। लेकिन मोटा होने का संकट क्या है, क्यों हमें इससे परेशान होना चाहिए? मोटापा कई बीमारियों की जड़ माना जाता है। दिल से जुड़ी बीमारियों की एक बड़ी वजह है। डायबिटीज के पीछे भी एक वजह मोटापा ही है। मोटापा कुपोषण से भी होता है। जानकार कहते हैं कि मोटापा महामारी की तरह बढ़ रहा है। खास तौर से बच्चों को इससे बचाने की इस वक्त जरूरत है। हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में 1,25,00,000 बच्चे मोटापे के शिकार हैं और बड़ों में यह आंकड़ा 7 करोड़ का है। लांसेट की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। 3 दशक पहले बड़े बच्चे मिलाकर यह आंकड़ा 40 लाख के करीब था, जो आज की तारीख में 8.25 करोड़ हो चुका है। 5 से 19 साल के बच्चों में मोटापे के साथ साथ कम वजन की भी शिकायत है। इसमें 20 साल और उससे ज्यादा की उम्र के वयस्क भी शामिल हैं। फिलहाल 1,25,00,000 बच्चे, जिसमें 73 लाख लड़के और 52 लाख लड़कियां हैं, 2022 में मोटापे का शिकार थे। ये 1990 में 4 लाख था। 4,40,00,000 महिलाएं और 2,60,00,000 पुरुष मोटापे के शिकार पाए गए। ये चिंताजनक है क्योंकि 1990 में ये आंकड़े महिलाओं के लिए केवल 24 लाख और पुरुषों के लिए 11 लाख थे। This is really alarming. लांसेट की इस स्टडी में सहलेखिका की भूमिका निभाने वाली मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की डॉक्टर गुहा प्रदीपा मोटापे की बीमारी से बचने को लेकर कुछ एहतियात भी सुझा रही हैं। स्वस्थ और संतुलित आहार लें, जिसमें भरपूर मात्रा में फल और सब्जियां शामिल हों। जंक और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें। रोज 45 से 60 मिनट व्यायाम और लगभग 8 से 9 घंटे की अच्छी नींद लें। नींद की कमी हार्मोन पर प्रभाव डालती है। टीवी और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करें। लांसेट की स्टडी के मुताबिक दुनिया में 1990 में 6,70,00,000 पुरुष मोटापे के शिकार थे और ये संख्या अब बढ़कर 37,40,00,000 तक जा पहुंची है। वहीं 12,80,00,000 महिलाएं जो 1990 में मोटापे की गिरफ्त में थीं, अब ये संख्या 50,40,00,000 तक जा पहुंची है। मोटापे से ग्रस्त लड़के लड़कियों की तादाद 2022 में 16 करोड़ थी, जो 1990 में 3,10,00,000 ही थी। ILBS के निदेशक डॉक्टर शिव सरीन कहते हैं, दिखने में मोटे ही नहीं, पतले लोग भी मोटापे की गिरफ्त में होते हैं। ऐसे में 40 साल से पहले हर किसी को साल में 1 बार, 50 की उम्र में साल में 2 बार और इससे अधिक उम्र वालों को साल में 3 बार टेस्ट कराना चाहिए। 80% लोग जो मोटे हैं वो एक्चुअली मोटे हैं, पर ये याद रखें 20% लोग जो दिखने में मोटे नहीं हैं, उनके अंदर भी मोटापा है पेट के अंदर। एनर्जी इन शुड बी एनर्जी आउट, अदरवाइज डोंट टेक एनर्जी इन। कैलोरीज लेनी ही नहीं है जब तक आपने खर्चा नहीं किया। तो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद बने, ये सबसे पहले। और वेइंग स्केल बहुत आसानी से आपको बताता है, आपको आईना दिखा देता है। दूसरा काम आपको ये रखना है कि वेस्ट
कि मेरी वेस्ट जो है अगर मेल है तो 90 से कम और फीमेल हैं तो 80 सेंटीमीटर से कम रखें। तीसरा ध्यान रखें कि अगर गर्दन आपकी मोटी है, शॉर्ट नेक है या गर्दन पे कोई काले निशान हैं तो भी ये मेटाबॉलिकल इल हेल्थ के साइन हो सकते हैं। जानकार कहते हैं कि ओबेसिटी यानी मोटापे को हल्के में ना लें, ये अपने साथ कई बीमारियां लाता है। समझेंगे तो सावधानी बरतेंगे। ओबेसिटी के साथ लगभग सारे ही जो अंग हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लगते हैं। सबसे बड़ा तो आपने देखा होगा कि हाइपरटेंशन होना, हार्ट की बीमारियां होना, जो वेसल्स होती हैं, धमनियां होती हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी होता है। और इवन लिवर के अंदर आपने देखा होगा फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो फैटी लिवर डिजीज होती है। बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। जब मोटापा होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब आती हैं। मोटापे की गंभीर बीमारी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। गंभीर होंगे तभी चेतेंगे, सावधानी बरतेंगे और स्वस्थ रहेंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव बगई, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर बगई, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। लैंसेट की रिपोर्ट कितनी बड़ी चिंता का सबब है इस वक्त? जी गुड इवनिंग। ये तो हमें काफी दिन से पता था कि ओबेसिटी इंडिया में एंड ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में ये इस तरह से इंक्रीज हो रही है। बट ये जो स्टडी इम्पोर्टेंट है कि इसलिए क्योंकि उन्होंने 3600 एनालिसिस किए हैं, 222 मिलियन चिल्ड्रन को एनालाइज किया है, 150 कंट्री का डेटा मेटा एनालिसिस डेटा क्रंच किया है। जो वर्ल्ड वाइड में देखा गया है एडल्ट्स में 2 गुना ज्यादा पिछले 30 साल में, पर चिल्ड्रन में 4 गुना ज्यादा। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इंडिया में 1990 से लेकर 2022 तक जो बच्चों में मेल एंड फीमेल में जो इंक्रीज हुआ है वो 10 गुना ज्यादा हुआ है। यानी कि ओबेसिटी इज अ साइलेंट किलर, इट इज द ट्रू पेंडेमिक। ये चीज अंदर शरीर को खोखला कर रही है। इसके कारण काफी हैं, इसमें स्टडी में भी डिस्क्राइब किए गए, बट मैं खाली 2 या 3 चीज महत्वपूर्ण हाईलाइट करना चाहता हूं। जो इम्बैलेंस डाइट है, गलत न्यूट्रिशन है, ज्यादा खाना और गलत खाना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, कोला ड्रिंक्स, और जो हम कहते हैं ट्रांस फैट से ज्यादा, सॉल्ट से ज्यादा, फ्राइड फूड ज्यादा, जो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बच्चों में डायबिटीज, एंजाइटी, ओबेसिटी, इंक्रीज मोर्टेलिटी, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, स्लीप का जो एबनॉर्मल होना, ये कम से कम 2 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऑल्सो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो आजकल एडवर्टीजमेंट्स का जो पीयर प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, इसमें पेरेंट्स एंड स्कूल का दोनों भागीदारी होना चाहिए। गवर्नमेंट का तो है ही, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है ही, बट स्कूल्स में स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो बच्चा थका हुआ 3 बजे 4 बजे स्कूल से आता है, उसके पास इतना ज्यादा होमवर्क है कि उसके पास टाइम ही नहीं है बाहर खेलने का। जब हम 40 साल 50 साल पहले बच्चे थे, हमें दिक्कत होती थी कि वापस घर कब आओगे, हम बाहर ही रहते थे। अब प्लेग्राउंड्स की कमी है, पोल्यूशन का इशू है, ट्रैफिक ज्यादा है, खेलने की जगह नहीं है, प्लस एकेडमिक प्रेशर इतना है। तो आई थिंक वी हैव टू रीलुक एट आवर कंप्लीट लाइफ, व्हाट वी आर लीडिंग फ्रॉम लाइफ। अब हो गया है डॉक्टर बगई, जो आप कह रहे हैं उससे 2 बातें साफ हो जाती हैं कि जो डाइटरी चॉइसेस हैं आजकल और जो बिहेवियरल फैक्टर्स हैं, ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस महामारी के लिए, खासतौर से बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पूरा ट्रेंड आया है टेक अवेज का, होम डिलीवरी का, बच्चा खाली फोन घुमाता है, उठने की भी जरूरत नहीं है, गाड़ी से स्कूल जाता है, गाड़ी में वापस आता है, प्लेग्राउंड का नामो निशान नहीं है, या स्क्रीन पर है, आईपैड पर है, फोन पर है या टेलीविजन पर है। तो बच्चों को ये एजुकेट करना है कि फिजिकल एक्टिविटी, बाहर खेलना, विगरस स्पोर्ट्स, रनिंग, वॉकिंग इन द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये पेरेंट्स का रोल एंड स्कूल का रोल दोनों महत्वपूर्ण है। जी, एक आखिरी सवाल, जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, 5 वो चीज वो अपने घरों में क्या करें ताकि एक तरह से वो प्रिकॉशन ले सकें इस महामारी से बचने के लिए?
मैं हमेशा कहता हूं 5 एसएस को अवॉइड करिए। वो है एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा ऑयल जो हम कहते हैं एस के साथ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। ये 5 चीजें अवॉइड करिए। प्रॉपर बैलेंस डाइट, फास्ट फूड इज अ किलर, प्लीज अवॉइड इट। एंड बच्चे को बाहर खेलने दीजिए। जितना बच्चा खेलेगा एकेडमिकली वैसे ही वो बच्चा बेटर होगा। खाली बुक से बच्चा बेटर नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और वाकई इस वक्त सभी परिवारों को, खासतौर से माता पिता को प्रोएक्टिव होकर ये कदम घर में उठाने होंगे और स्कूल्स को भी एक तरह से इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा ताकि ये महामारी हमारे देश में बच्चों में और ना फैले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बगई हमसे बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम लौट रहे हैं DTV इंडिया पर दूसरी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं 5 की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल पहुंचे। वहां हुगली के आरामबाग में उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने लाठियां खाई हैं, मुसीबत झेली है, तब कहीं जाकर बंगाल पुलिस को आपकी ताकत के सामने झुककर शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि कोई तो होगा जो संदेश खाली के आरोपी को बचा रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए। पीएम ने कहा कि यहाँ की मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती हैं। यहाँ की सरकार चाहती है कि केंद्र की योजनाओं में भी उन्हें खुली लूट करने का मौका मिले। मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए वो मोदी को दुश्मन नंबर 1 मानती हैं। उन्होंने विपक्षी INDI गठबंधन के नेताओं को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि विपक्षी नेता संदेश खाली की घटना पर गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंख, कान और मुंह बंद कर कर बैठे हैं। उन्होंने लोगों से वोट के जरिए संदेश खाली का बदला लेने की अपील की। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। पश्चिम बंगाल के आरामबाग से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का डंका बजा दिया है और इससे ये पता चलता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल कितनी अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे कि अभी भी बीजेपी राजनीतिक तरीके से सत्ता में नहीं आ पाई है। और इस बार अगर बीजेपी को 400 का आंकड़ा के पास आना है तो पश्चिम बंगाल में जो सीटें हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करना ज़रूरी है। और इसलिए संदेश खाली में जिस तरीके के इंसिडेंट्स हुए और वहाँ पे महिलाओं ने जिस तरीके के जो आरोप लगाए हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध, उसको सामने रख के तृणमूल कांग्रेस के ऊपर सीधा निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये भी आश्वासन दिया है
है कि वहाँ पे जो महिलाओं ने जो एलिगेशन आए हैं या फिर जो लूट या फिर लैंड ग्रैबिंग के जो मामले हैं वो सब की वो एक जो जस्टिस वो दिलाने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल रेटोरिक में भी बीजेपी पिछले एक महीने से यही कोशिश कर रही है कि संदेश खाली को सामने रख के लाया जाए, तो इस बार चुनाव में संदेश खाली एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में उभर के आएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कोशिश की कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले जो एलिगेशन लगाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि मनरेगा या फिर सेंटर के बहुत सारे जो स्कीम्स है उनके पैसे जो बंगाल को प्राप्त होने वाले थे उनको नहीं दिया गया, तो इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने अब एक काउंटर अटैक किया है। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि जो तृणमूल कांग्रेस के सरकार है वो जो लोग सेंट्रल फंड को लूटते हैं या फिर वहाँ से पैसा दूसरे तरफ डाइवर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। तो एक राजनीतिक पलटवार, एक राजनीतिक काउंटर अटैक करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि पिछले एक महीने से भी ज़्यादा समय से ममता बनर्जी धरने पे भी बैठी थी जो मनरेगा के फंड के ऊपर, और अब ऐसा लग रहा है कि आराम बाग से ही जो बंगाल में लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है बीजेपी की वो शुरू हो चुकी है। और इस वक्त एक अहम खबर, कर्नाटक के बेंगलुरु के कैफे में धमाका हुआ है। इनमें 9 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर आ रही है। इनमें एक महिला और कैफे के 3 कर्मचारी शामिल हैं। रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके में स्थित है और काफी मशहूर कैफे है। धमाके के कारणों का भी ठीक से पता नहीं चल पाया है। कर्नाटक सरकार के सूत्रों के मुताबिक पुलिस किसी संभावना से भी इनकार नहीं कर रही है। एक संदिग्ध बैग की बात भी सामने आ रही है। एनआईए और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। अभी यह जांच जारी है कि इस धमाके में आईईडी का इस्तेमाल हुआ है या फिर कुछ और। कितने बजे धमाका हुआ था? सर लगभग 1 बजे 5 मिनट से 10 मिनट तक लगभग बड़ा सा साउंड आया। हम इधर ही बगल वाला रास्ता में थे, जब इधर पहुंचे सिलेंडर ब्लास्ट बोल के सोच रहा था, लेकिन ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था। तो जब इधर पहुंचे हैं 5 से 6 आदमी को इंजरीज, मेजर इंजरीज हुआ था। उसमें एक लेडी को बहुत ज़्यादा इंजरीज हुआ था और 2-3 आदमी को इंजरीज हुआ था। उसको प्राइवेट व्हीकल से हम इधर से हॉस्पिटल जाने में मदद किया हुआ है, लोकल रेसिडेंट सब मिलके। और निहाल की वजह से बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े, चलते सीधे निहाल के पास। निहाल, धमाके के बाद काफी वक्त बीत चुका है, इस वक्त क्या जानकारी पुलिस के सूत्रों के हवाले से आप लोगों को मिल रही है? क्या इसकी वजहों के बारे में कुछ और तार जुड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कर्नाटका के डीजीपी आलोक मोहन आए थे। उसके बाद यहाँ से पुलिस कमिश्नर के साथ वो अस्पताल में गए जहाँ पर घायलों को भर्ती करवाया गया है। उसके बाद आलोक मोहन ने जो बयान दिया है, जो कर्नाटका के डीजीपी आईजीपी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग भी इस धमाके के लिए जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाएगा। भले ही उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं कहा हो कि ये एक बम धमाका है, लेकिन उन्होंने एक बात तो ज़रूर साफ कर दी कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको हम बख्शेंगे नहीं। इससे एक बात साफ है कि ये एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। उस धमाके को एक सूटकेस के जरिए किया गया, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। और ये भी अब साफ हो गया है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसमें आईईडी का शायद ऐसा लगता है कि इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि देखिए एक बाईं तरफ जब हमारे कैमरा पर्सन कुमार कैमरा को पैन करेंगे, यहाँ से तकरीबन 15 से 25 फीट दूर धमाका हुआ। और ये जो जगह आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको टेबल दिखेगा, जूम करेंगे कैमरा पर्सन कुमार तो वहाँ पे काफ़ी खाना है। अभी अंधेरा हो गया है, बहुत सारी तस्वीरें साफ नहीं आ रही होंगी। खाना, बहुत सारा खाना आधा खाया हुआ लोगों ने छोड़ के जो लोग भागे यहाँ से, साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल और दूसरी चीज़ें। यहाँ देखिए, यहाँ कई सारे लोगों के जो जूस के ग्लासेस हैं वो आपको आधे खाली मिलेंगे, तो सब लोग वहाँ से भागे। यानी इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि ये एक लो इंटेंसिटी का आईईडी धमाका हो सकता है, क्योंकि अगर ये किसी दूसरा किस्म का धमाका होता तो यहाँ से इतनी दूर तक इसका इम्पैक्ट नहीं होता। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका बेंगलुरु से निहाल कदवाई। और अब अगली खबर आगरा की, जहां पर हाईवे पर दौड़ती एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। स्कूल बस में बैठे दर्जनों बच्चों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों ने बस में लगी आग बुझाई।
मगर हैरत की बात तो ये है कि स्कूल स्टाफ बच्चों को संभालने और आग बुझाने के बजाय कैमरा बंद कराने में जुटा रहा। पाँच की बात में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।